चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 1। इसमें जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स और डिटेल्स ऐड की हैं ताकि टॉपिक्स को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ह्यूमंस के अंदर, उसके अंदर क्या क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो अगर गैमीट्स की बात करें तो मेल्स के अंदर स्पर्म्स एंड फीमेल्स के अंदर ओवम। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो जाइगोट है उसके बाद वो फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, माइटोसिस होगी और वो ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप हो जाएगा एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल। उसके बाद जब वो ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप हो जाएगा तब तक वो यूटरस के अंदर आ जाएगा और यूटेरिन वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाएगा और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है वो वहीं अटैचमेंट के साथ ही होएगी और उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे जेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। लास्ट में जो हमारा एम्ब्रियो है वो फीटस में डेवलप हो जाएगा और जब फीटस फुली डेवलप हो जाएगा उसके बाद उसका बर्थ होगा, जिसे हम कहेंगे पार्टुरेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या पढ़ा हमने? ब्लास्टोसिस्ट इज़ अ स्टेज ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट अकर्स अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अ होलो स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हम 2 तरह के सेल देखेंगे, एक तो जो आउटर लेयर में शिफ्ट हो जाएंगे और कुछ तरह के सेल्स अंदर की तरफ क्लस्टर बना लेंगे। The outer layer of cells called trophoblast and a cluster of cells inside called the inner cell mass। कुछ सेल्स अंदर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे जो कि इनर सेल मास बनाएंगे, जो कि फर्दर फीटस में डेवलप करेंगे। यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जो भी हमने पढ़े, अकर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो एज होती है अप्रोक्स 12 to 13 ईयर्स, इस एज में जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये स्टार्ट होती हैं। There are remarkable differences between reproductive events in the male and in the female। इन दोनों के बीच में reproductive events के जो differences हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। For example, sperm formation continues even in old men, यानी मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम ceases in women around the age of 50 years। वुमेंस के अंदर जो ओवम फॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफिक एज तक होता है, उसके बाद ओवम रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, इस स्टेज को हम कहते हैं मीनोपोज। इसके बाद ओवम रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia। इन सब को मिला के ही एक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। इस डायग्राम के अंदर इन सभी टर्म्स को हम समझेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं यूरेटर। तो यूरेटर क्या है? जो कि किडनी से यूरिन को लेकर आ रहा है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल। ये एक ग्लैंड है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है जो कि कुछ लिक्विड सिक्रीट करता है, जो कि एक तरह से स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। वास डेफरेंस एक डक्ट है जो कि स्पर्म्स को टेस्टिस से लेकर पेनिस की तरफ लेके जाती है। इसके बाद एक और ग्लैंड देख रहे हैं आप, प्रोस्टेट। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये स्पर्म्स को एक प्रोटेक्टिव मीडियम प्रोवाइड करता है
एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि स्पर्म्स की प्रोटेक्शन होती है। पेनिस जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, जहाँ से यूरिन और स्पर्म्स दोनों ही इजेकुलेट होते हैं, निकलते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। यूरेथ्रा एक कॉमन डक्ट जो कि यूरिन के लिए और स्पर्म्स यानी सीमन के लिए, दोनों के लिए होती है। ग्लांस पेनिस स्वोलन पार्ट, इसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर जो स्किन होती है वो लूजली फोल्ड होती है और इस स्किन को हम फोर स्किन कहते हैं। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। एक ग्लैंड और देख रहे हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये भी क्या करता है, एक लिक्विड रिलीज़ करता है जो कि म्यूकस टाइप होता है, जो कि ईजीली स्पर्म्स के निकलने के लिए हेल्प करता है। रेक्टम ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और एनस भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट यानी वो डक्ट हैं जिनसे जो सीमेन है वो निकलकर यूरेथ्रा में मिलता है, जो कॉमन डक्ट है उसमें आके कंबाइन हो जाता है। और इन डक्ट्स को इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, जहाँ से कुछ तरह के जो लिक्विड हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो इसमें हमने सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ा। सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड्स फ्रक्टोज रिच नरिशमेंट टू स्पर्म, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एड्स अल्कलाइन फ्लूइड दैट एक्टिवेट्स एंड प्रोटेक्ट स्पर्म। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रेट्स लुब्रिकेटिंग अल्कलाइन म्यूकस बिफोर इजैकुलेशन। तो ये सारे जो 3 ग्लैंड्स हैं, ये तीनों मिलकर जो लिक्विड्स रिलीज़ करते हैं स्पर्म के साथ, उस पूरे लिक्विड को हम सीमेन कहेंगे। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कोल्ड स्क्रोटम, जो हमने डायग्राम में देख लिया। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। ये बॉडी से आउटसाइड की तरफ सस्पेंडेड होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो स्क्रोटम है वो सस्पेंड भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं बॉडी की तरफ। तो डिपेंड करता है कि जो टेम्परेचर है वो कितना है। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप। अगर टेस्टिस की शेप की बात करें, ओवल होती है with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis has 250 compartments called testicular lobules. इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं इसमें कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कुछ कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और इन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर एक्चुअल में स्पर्म फॉर्मेशन होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है और ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, इस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। इस नेटवर्क को रेटे टेस्टिस कहते हैं, यानी जो भी स्पर्म बनी वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ पर एक नेटवर्क में आ जाते हैं और इस नेटवर्क को रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस के बाद जो डक्ट यहाँ से निकल रही हैं उसे हम कहेंगे वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद आता है एपिडिडमिस और एपिडिडमिस के बाद जो डक्ट टेस्टिस से बाहर निकली उस डक्ट को हम कहेंगे वासा डेफरेन। यानी नंबर 1 पर जहाँ पे स्पर्म बने वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म जाते हैं वो एक नेटवर्क में जाते हैं जिसे हम कहेंगे रेटे टेस्टिस, यानी सेकंड नंबर। रेटे टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया से वो बाहर निकलेंगे जिसे हम कहेंगे थर्ड नंबर पे आएगा। वासा एफ्रेंशिया से एक डक्ट बनेगी एपिडिडमिस जिसे हम रखेंगे फोर्थ नंबर पर, और एपिडिडमिस से ये टेस्टिस से बाहर की तरफ जो डक्ट निकलेगी वो है वासा डेफरेन जिसको हम रखेंगे फिफ्थ नंबर पर। तो इसी ऑर्डर में जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस से बाहर की तरफ निकलते हैं।
जो एपिडिडमिस वाला रीजन है 4th नंबर पर, ये जो एपिडिडमिस का रीजन है ये टेस्टिस के साथ ही अटैच होता है ऑन द पोस्टीरियर साइड। तो आपको इसी ऑर्डर में इनको याद रखना है कि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर रेटेटेस्टिस नेटवर्क है। रेटेटेस्टिस के बाद जो स्पर्म्स निकले उसे वासा एफ्रेंशिया कहेंगे डक्ट को। वासा एफ्रेंशिया के बाद जो एक डक्ट बनेगी उसे हम एपिडिडमिस कहेंगे, और वहाँ से जो टेस्टिस से बाहर जो डक्ट निकलेगी स्पर्म्स को लेके उस डक्ट को हम वासा डेफरेंस कहेंगे। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपने देखा कि ये जो लोब्यूल थे, इन लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आप देख रहे हैं। तो इनके अंदर 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये डायग्राम आप देख रहे हैं टीएस, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस के अंदर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे अंदर की तरफ 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। एक सर्टोली सेल्स हैं और एक हैं स्पर्मेटोगोनियम। तो जो सर्टोली सेल्स हैं ये जो जर्म सेल्स बनेंगे स्पर्मेटोगोनियम से, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और बाहर की तरफ जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, खाली स्पेस है 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, इनके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लेडिक सेल्स कहते हैं। और ये जो लेडिक सेल्स हैं ये एक टेस्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, एंड्रोजन। इसके साथ ही स्ट्रक्चर के अंदर जो दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। तो इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि हैं लेडिक सेल्स। इसके अलावा कुछ सेल्स और भी होते हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, जैसे कि मायोड सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं ये सेल्स क्या करेंगे, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्रिएट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जैसे कि हम टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं, इसी तरह की कॉन्ट्रैक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है, और जो स्पर्म्स हैं वो वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स। आपको पता है जो भी गैमेट्स फॉर्मेशन होती है वो हमेशा मियोटिक डिवीजन से ही होती है। तो जो मेल जर्म सेल्स हैं वे भी मियोटिक डिवीजन करेंगे, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। ये हम पढ़ चुके हैं सर्टोली सेल्स के बारे में, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं और ये जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कोल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसिस, जो हमने देखे थे 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, कुछ ब्लड वेसल्स भी होंगी, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स होंगे। तो लेडिक सेल्स आपको बताया था कि जो लेडिक सेल्स है वो सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन कहेंगे। तो मायोड सेल का जो रोल है आपको मैंने बता दिया। मायोड सेल का जो रोल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, हैव स्मूथ मसल लाइक प्रॉपर्टीज़ एंड हेल्प इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे कि हमारी ईसोफेगस में होती है, विच एड्स इन ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म एंड टेस्टिकुलर फ्लूइड थ्रू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे लेडिक सेल्स हैं वो एंड्रोजन हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, जो कि केवल स्पर्म्स को लेके जाने का काम करती हैं, और जो कुछ हमारे ग्लैंड्स हैं जो हमने पढ़े थे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, उनसे जो रिलीज़ होने वाला फ्लूइड है वो भी इन्हीं एसेसरी डक्ट से होते हुए मिलते हुए स्पर्म्स के अंदर आ जाता है, जिसे हम ओवरऑल सीमेन कहेंगे। तो ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है। टेस्टिस का जो डिटेल डायग्राम है वो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले स्पर्म्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है वो है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद जो डक्ट निकलेगी उसे कहेंगे वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडिडमिस, और एपिडिडमिस के बाद जो मेन डक्ट टेस्टिस से बाहर निकलेगी वो है वासा डेफरेंस। तो अगर हम इसमें नंबरिंग दें तो सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो नेटवर्क बनेगा वो रेटे टेस्टिस होगा। रेटे टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद एपिडिडमिस और एपिडिडमिस के बाद वासा डिफरेंस। तो इस तरीके से जो स्पर्म्स हैं वो बॉडी से बाहर निकलेंगे और जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वहाँ तक जाएंगे। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। तो आपको इसमें जो फ्लो चार्ट है उसको याद रखना है कि स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, ये आपको सारा इसी सीरीज़ में याद रखना है। द वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस and open into epididymis located along the posterior surface of each testis। तो जो वासा एफरेंशिया है वो टेस्टिस को लीव करेगी और ये कहाँ प्रेजेंट होगी, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में यानी पीछे की साइड। द एपिडिडमिस लेड्स टू द वास डेफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एपिडिडमिस वासा डेफरेंस के बाद एपिडिडमिस के बाद वासा डेफरेंस बनता है जो कि एब्डोमेन की तरफ असेंड करता है और यूरिनरी ब्लैडर के को लूप करता है। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं ये जो वासा डेफरेंस है ये यूरेटर के पीछे से लूप करके आ रहा है और ये एब्डोमेन की तरफ डक्ट जा रही है। इट रिसीव्स अ डक्ट, ये जो डक्ट स्पर्म को लेके जा रही है ये कुछ और लिक्विड्स को भी रिसीव करती है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से रिसीव करती है एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड। तो ये जो सारी एसेसरी डक्ट्स हमने पढ़ी ये सारी स्पर्म्स को स्टोर करती हैं और इनको ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर and extends through the penis to its external opening called urethral meatus। तो ये जो urethral meatus की जो ओपनिंग है ये दो काम एक साथ कर सकती है, यानी कि ये यूरिन को भी एक्सक्रीट करने का काम करेगी और जो सीमन है उसको भी उसकी ओपनिंग भी, उसका जो एक्सक्रीशन है वो भी यहीं से होगा यूरेथ्रल मीटस से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पेनिस। पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसमें आप देख रहे हैं यूरेटर जो कि किडनी से यूरिन को लेके मेन डक्ट आ रही है। सेमिनल वेसिकल पढ़ चुके हैं हम जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ऐसा लिक्विड रिलीज़ करते हैं जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। वास डेफरेंस वो डक्ट है जो कि टेस्टिस से स्पर्म्स को लेके एब्डोमेन की तरफ जाती है। प्रोस्टेट वो ग्लैंड है जो कि स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। पेनिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया है जहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों ही एक्सक्रीट होते हैं। यूरेथ्रा डक्ट है पेनिस के अंदर। ग्लांस पेनिस जो आउटर पार्ट है पेनिस का, इसे हम ग्लांस पेनिस कहेंगे और उसके ऊपर जो स्किन है उसे फोरस्किन कहेंगे। स्क्रोटम पढ़ चुके हैं हम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है, एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जो कि म्यूकस प्रोवाइड करता है और एक अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है बिफोर इजैकुलेशन। रेक्टम एनस इजैकुलेटरी, रेक्टम और एनस ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई लिंक नहीं है। इजैकुलेटरी डक्ट वो डक्ट हैं जो कि जो ग्लैंड्स हैं इनका जो सिक्रीशन है उसको इजैकुलेट करके और कॉमन पाइप में, कॉमन डक्ट में मिलाने का काम करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस। इसके साथ ही पेनिस के अंदर कुछ मसल्स होते हैं, कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि उसके इरेक्शन में हेल्प करते हैं। ब्लड फ्लो बढ़ता है और उसके अंदर जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, एलोंगेट हो जाती हैं और पेनिस में इरेक्शन देखने को मिलती है टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि जो सीमेंस हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जा सके। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस called glans penis is covered by loose fold of the skin called foreskin। ये पढ़ चुके हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो कि स्पर्म के अंदर कुछ लिक्विड को छोड़ते हैं वे हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड अ पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिनका काम हम पढ़ चुके हैं।
सिक्रेशंस ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। इन सभी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है उस सभी को हम मिलाकर सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे, विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। द सिक्रेशंस ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, जो कि स्पर्म्स की या सीमेन की ट्रांसपोर्ट को और इजी कर देता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।